गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट और उन पर बेस्ड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे यूट्यूब पर, वो अब तक थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर एमसीक्यूज़ को पा चुके हैं, ज़ीरो लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर एमसीक्यूज़ को पा चुके हैं। और आज हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हमारे ब्लॉग पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल मेरा डॉक्टर नीतीश शुक्ला के नाम से आपको मिलेगा, ये भी आपको दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कि क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट और उस पर कैसे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया गया है कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने तौर पर इस स्टेटमेंट को दिया है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये चार हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कैल्विन स्टेटमेंट। कैल्विन का स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क फ्रॉम अ बॉडी बाई कूलिंग इट टू अ टेम्परेचर लोअर दैन दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग। यह संभव नहीं है कि किसी बॉडी से सतत रूप से वर्क का प्रवाह हो सके अगर हम उस बॉडी को उसके सराउंडिंग से कम के टेम्परेचर पर ले जा रहे हैं। तो इट मीन्स दैट अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग से कम के टेम्परेचर पर है तो वर्क नहीं करेगी। सेकंड स्टेटमेंट है प्लैंक स्टेटमेंट। प्लैंक्स का स्टेटमेंट है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच वर्क इन अ कंप्लीट साइकिल will produce no effect other than the rising of a weight and cooling of a reservoir। प्लैंक ने कैल्विन के स्टेटमेंट को थोड़ा सा मोर साइंटिफिक किया और उन्होंने बॉडी की जगह पर इंजन लगाया और इन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है कि हम ऐसे इंजन को बना सके जो कंप्लीट साइकिल में वर्क कर रही हो और कोई भी इफ़ेक्ट न प्रोड्यूस कर रही हो जब अगर उसके वर्किंग सब्सटेंस के वेट और रिजर्वायर में कोई भी उनके टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना हो। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच ऑपरेट इन अ साइकिल हैज़ द सोल इफेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है कि यह संभव नहीं है कि हम किसी इंजन को बना सके जो कि कंप्लीट साइकिल में कार्य कर रहा हो और जो रिजर्वायर से जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो जस्ट उतने के बराबर ही क्या कर रहा हो, वर्क कर रहा हो। क्लैसियस स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस अनएडेड बाई एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम a body at a lower temperature to a body at a higher temperature। क्लैसियस का स्टेटमेंट कहता है कि यह संभव नहीं है कि किसी सेल्फ एक्टिंग मशीन जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस में कंप्लीट साइकिल में वर्क कर रही हो वह लोअर टेम्परेचर साइड से हीट को हायर टेम्परेचर साइड की ओर प्रवाहित कर सके, भेज सके, अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंट कार्य न कर रहा हो तो मुझे लगता है आप चारों स्टेटमेंट को दिमाग में रख लिए होंगे। अब बढ़ते हैं इन पर बेस्ड एमसीक्यूज़ की ओर। तो पहला एमसीक्यू है कैल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ वर्क, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट। ओके, यहाँ थोड़ा सा एक टाइपो एरर है और मैं उसको आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो सके। तो ये मैं आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये ऑफ है। ओके, ओ एफ ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कैल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स। कैल्विन प्लैंक्स लॉ ने कहा है हीट, आप जैसा देखें हैं कैल्विन का स्टेटमेंट था कि आप जितना हीट रिजर्वायर से ले रहे हैं क्या उसी के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2
According to Clausius' statement of second law of thermodynamics, A. Heat can't be transferred from lower temperature source to higher temperature source. B. Heat can be transferred from lower temperature to higher temperature source by using refrigeration cycle. C. Heat can be transferred from low temperature to high temperature source if COP of process is more than unity. Okay. D. Heat cannot be transferred from lower temperature to higher temperature source without the aid of external energy. बिल्कुल सही, आपको याद होना चाहिए क्लैसियस का स्टेटमेंट आपका यही कहा है कि बिना बाहर से कार्य किए हुए लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर हीट का प्रवाह नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वाज फार्मुलेटेड बाय नर्स्ट। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये मैं एडिशनल एक क्वेश्चन आपको दिया हूँ थर्ड लॉ के लिए। तो आपको नर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सेकेंड लॉ क्वेश्चन नंबर 4 का था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड द क्वांटिटी। तो आपको मालूम होना चाहिए सेकेंड लॉ किसको डिफाइन किया है? एंट्रोपी को डिफाइन किया है। आपको मालूम है कि सेकेंड लॉ एंड एंट्रोपी करके एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया होगा, जिसमें आपने पाया होगा कि आप यही चीज़ शो किए हैं, ds इज़ इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। इसको आप कह सकते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू। तो आपको मैंने पहला ही नाम बताया है कि सेकंड लॉ का नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मतलब आप समझ सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन कांट बी 1। तो ये भी आप जानते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ही देन है, क्योंकि सेकेंड लॉ आप जानते हैं इफ़िशियंसी की अगर आप बात करते हैं तो आप कहते हैं इफ़िशियंसी होता है यूज़फुल वर्क अपॉन इनपुट, मतलब हीट एब्जॉर्ब। ओके, तो आपने देखा साफ तौर पर कि स्टेटमेंट पे सेकंड लॉ के कहा गया है कि जितना आप हीट रिजर्वायर से एब्जॉर्ब करेंगे कभी भी उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर यूजफुल वर्क जो W है वो ऑलवेज लेस देन इनपुट होगा, तो कभी भी इस रेशियो की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट entropy of an isolated system is never decreased over time. Entropy of a pure crystalline substance at 0 Kelvin is 0. Energy is conserved. Entropy of a system can never decrease. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर बाहर से न टेम्परेचर जा रहा हो न ही बाहर से टेम्परेचर आ रहा हो, बाहर को न जाए न बाहर से टेम्परेचर आए, हीट का कोई भी फ्लो ना हो, दैट इज़ आप पाएंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी? कंजर्व होगी। तो आप पाएंगे किसी पोर्शन की एंट्रोपी अगर बढ़ेगी तो उसी सिस्टम के दूसरे पोर्शन की एंट्रोपी उतनी ही अमाउंट में बढ़ जाएगी। तो आप पाएंगे कि टाइम के साथ एंट्रोपी पर कोई भी चेंज नहीं होगा, या यूँ कहें कि कोई भी कमी नहीं पाई जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। यह लेक्चर हमारा DDU की जो एनुअल एग्जामिनेशन MCQ पैटर्न पर है, BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होगा। साथ ही PGT, IIT, NEET और MSc इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। धन्यवाद।